Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिपल टैंक 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 oscillation and waves, and the last topic is ripple tank. What is a ripple tank? Ripple tank is an apparatus which is used to study the properties of plane waves. इसके नाम से जाहिर है रिपल टैंक. रिपल मीन्स वेव्स एंड टैंक इज अ ट्रे which is filled of water, as this apparatus is used to study the properties of waves. इसके नाम से जाहिर है रिपल वेव्स को कहते हैं और टैंक ये apparatus है, ये ट्रे है जिसमें पानी भरा हुआ होता है और ये वेव्स के खुसूसियात को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी वजह से इसको रिपल टैंक कहते हैं. नाउ वेव्स, it is used to study of the properties of plane waves. Plane waves means two dimensional waves. अब waves के अक़साम अगर डायमेंशन के लिहाज से मैं आपको बताऊं तो वेव्स वन डायमेंशनल भी होते हैं, वेव्स टू डायमेंशनल भी होते हैं और वेव्स थ्री डायमेंशनल भी होते हैं. One dimensional wave, the waves produced in a stretched string. रस्सी में, स्ट्रिंग में जो वेव्स पैदा हो रही है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, तो उसको हम वन डायमेंशनल वेव कहते हैं. इसी तरह द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दे आर टू डायमेंशनल वेव्स. टू डायमेंशनल वेव के अक़साम किस्म में से द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये टू डायमेंशनल वेव, इसको हम प्लेन वेव्स कहते हैं. इन थ्री डायमेंशनल वेव, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, दे आर थ्री डायमेंशनल, दे प्रोपेगेट इन थ्री डायमेंशंस. तो रिपल टैंक में हम सिर्फ प्लेन वेव्स की, दैट वेव्स विच प्रोपेगेट इन टू डायमेंशन, उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं. नाउ व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज? देयर प्रॉपर्टीज आर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन. इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम डिटेल के साथ इस टॉपिक में पढ़ेंगे. व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक? रिपल टैंक में चार चीजें जरूरी है जानना. नंबर वन, अ शैलो ट्रे विद अ ट्रांसपेरेंट बेस फिल्ड विद वाटर. सबसे पहले, जैसे जो इसके नाम में है टैंक, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे होता है, शैलो, बहुत ज़्यादा डीप ना हो, और इसमें ट्रांसपेरेंट बेस होता है. ये बेस जो होता है ये इसका ट्रांसपेरेंट होता है, मींस लाइट इससे गुजर सकती है दूसरी तरफ, इसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. और जिन चीज़ों से लाइट नहीं गुजर सकती उनको हम ओपेक कहते हैं. तो ये इसका बेस ट्रांसपेरेंट होगा. अ शैलो ट्रे विद अ ट्रांसपेरेंट बेस फिल्ड विद वाटर, और ये पानी से भरा हुआ होगा. नंबर टू, एन इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर. इट इज एन इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर जो पानी के साथ टच होता है. इसको जब हम बिजली के जरिए वाइब्रेशंस देते हैं तो ये इस पानी में वेव्स पैदा करता है. जब पानी के साथ टच होता है तो उसके पानी के साथ टच होने से पानी में वेव्स पैदा होते हैं. नंबर थ्री, अ लैंप थ्रू विच द ट्रे इज इल्यूमिनेटेड. थ्रू विच द ट्रे इज इल्यूमिनेटेड. इसमें एक लैंप भी होता है इस ट्रे के ऊपर, जिसकी जरिए से इस ट्रे पर रोशनी डाली जाती है. इल्यूमिनेटेड मीन इसकी रोशनी को प्रोजेक्ट किया जाता है इस ट्रे पर, और इसका वेव पैटर्न, चूंकि इस ट्रे का बेस ट्रांसपेरेंट होता है तो उसका वेव पैटर्न नीचे स्क्रीन पर. अ स्क्रीन, द फोर्थ थिंग इज अ स्क्रीन टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स. एक स्क्रीन हमने स्टेबल के नीचे रखा हुआ होता है जिसके जरिए इन वेव्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है. इस वेव्स का शेडो जब यहाँ ट्रांसपेरेंट बेस से निकलता है तो वो स्क्रीन पर पड़ता है, तो उस स्क्रीन पर उस वेव्स के प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को. तो ये दिस इज द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन. इनके अलावा एक चीज जो है वो स्टैंड है जिसमें इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर और लैंप लगे हुए होता है ट्रे के साथ. तो हम रिपल टैंक को
प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स को स्टडी करने के लिए किस किस्म के वेव्स, प्लेन वेव्स, आइदर दे आर सर्कुलर प्लेन वेव्स और प्लेन वेव्स। प्लेन वेव्स दो किस्म के हैं, सर्कुलर वेव्स एंड नंबर 2 स्ट्रेट पीरियोडिक वेव्स। इन दोनों के खुसूसियात को स्टडी करने के लिए हम रिपल्टेंग को इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम किस तरह सर्कुलर वेव्स पैदा करेंगे और किस तरह स्ट्रेट पीरियोडिक वेव्स। यहां पर आप देखें, अगर इस वाइब्रेटर में इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, इस तरह स्ट्रेट जो इस पानी में इस तरह का वाइब्रेशंस कर सकता हो, अप एंड डाउन मोशन, तो फिर वाटर में जो वेव्स पैदा होंगे वो स्ट्रेट इसी ऑब्जेक्ट के शेप की तरह स्ट्रेट होंगे। और अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह लगा हुआ हो और ये इस तरह पानी में वाइब्रेट कर रहा हो, ये पानी है और ये ऑब्जेक्ट उसमें इस तरह वाइब्रेट कर रहा हो, तो फिर इसकी मिसाल उस पेबल की है जो हम पानी में फेंकते हैं। फिर वो सर्कुलर वेव्स पैदा करेगा और वो इस ट्रे के किनारों की तरफ हरकत करेंगे। सो वी कैन प्रोड्यूस स्ट्रेट पीरियोडिक वेव्स which are plane waves in the ripple tank in this tray by inserting an object like this in the vibrator, and we can produce circular waves in the tray by inserting an object like this in the vibrator which can move like this। अगर वो चीज़ इस तरह हरकत कर रहा हो तो इसमें स्ट्रेट पीरियोडिक वेव्स पैदा होंगे, और अगर वो चीज़ इस तरह परपेंडिकुलर हरकत कर रहा हो पानी में तो फिर सर्कुलर वेव्स पैदा होंगे। दोनों किस्म के वेव्स के प्रॉपर्टी, दोनों किस्म के वेव्स प्लेन वेव्स है। इन दोनों के प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए रिपल टैंक इस्तेमाल होता है। अब रिपल टैंक में जो स्क्रीन पर हमें वेव पैटर्न नजर आ रहा है, ये वेव पैटर्न किस तरह बन रहा है उसको समझने के लिए अब देखें, चूंकि रिपल टैंक में इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर की वजह से वेव्स पैदा हो रही है और वो वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर है इस तरह। तो इन वेव्स में अगर आप देखें तो दो किस्म के शेप्स है। नंबर 1 लाइक दिस विच इज कर्व्ड अपवर्ड एंड नंबर 2 लाइक दिस विच इज कर्व्ड डाउनवर्ड। इन दोनों की मिसालें इस तरह है जैसे ये एक्ट कर रहे हो एज ए कन्वेक्स लेंस। आप चैप्टर नंबर 3 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। दिस पोर्शन ऑफ द वेव दिस एक्ट एज अ कन्वेक्स लेंस एंड दिस पोर्शन ऑफ द वेव इट एक्ट्स as a concave lens. Now convex lens is converging lens while concave lens is diverging lens. convex lens रोशनी को एक ही जगह पर कन्वर्ज करता है और concave lens रोशनी को फैलाता है, डाइवर्ज करता है। कैसे? अगर आप देखें, फर्ज करें इस पर स्ट्रेट वेव्स ऊपर से लाइट रेज, लाइट वेव्स, लाइट इस पर पड़ रहे हैं इस हिस्से पर, तो ये लाइट वेव्स को कन्वर्ज करेगा, इसको एक ही जगह कन्वर्ज करेगा, तो इट इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दिस शोज अस दिस रीजन विच आर ब्राइट, दीज रीजन विच आर ब्राइट। और इस जगह जब स्ट्रेट लाइट रेज पड़ेंगे तो वो इनको डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज। तो जब लाइट डाइवर्ज होती है तो वहां पर लाइट की इंटेंसिटी कम होती है क्योंकि वो डाइवर्ज हुई, वो फैल गई। तो दीज रीजन्स दे शो अस दीज रीजन्स, ये हमें ट्रफ दिखा रही है, और जिस जगह ये मैंने लाइन खींची है वो हमें क्रेस्ट दिखा रही है। सो द क्रेस्ट ऑफ द वेव एक्ट एज ए कन्वेक्स लेंस एंड द ट्रफ ऑफ द वेव एक्ट एज ए कनकेव लेंस। इन दोनों की लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की वजह से यहाँ पर एक वेव पैटर्न होगा जिसमें जिस वेव पैटर्न में लाइंस होंगे, डार्क लाइंस और ब्राइट लाइंस, डार्क लाइंस और ब्राइट लाइंस। इन्हीं की वजह से हम वेव के प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। अब आप देखें हम किन किन प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। सो नंबर 1 इज रिफ्लेक्शन, नंबर 2 इज रिफ्रैक्शन एंड नंबर 3 इज डाइफ्रैक्शन। अब इनको डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन।
The bouncing back of waves when it strike a surface is called reflection. जब वेव्स अपने हरकत के दौरान किसी सतह से टकराती है और वापस अपने ही मीडियम में मुड़ जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए आप याद रखें कि रिफ्लेक्शन इस तरह होता है, फर्ज करें ये एक सरफेस है और यहाँ पर लाइट इस पर पड़ रही है, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ये लाइट नॉर्मल के साथ, इसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में डिटेल आ रहा है। इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। जब लाइट किसी सरफेस पे किसी एंगल से टकराती है और वो एंगल 0 और 90 के दरमियान हो, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, इस एंगल से फिर रिफ्लेक्ट होगी। हाँ, अगर लाइट रेज 90 एंगल पे इस सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, 90 एंगल पे, तो वो फिर वापस उसी तरह ही रिफ्लेक्ट होगी। उसी दोनों तरह के रिफ्लेक्शन हम रिपल टैंक में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर फर्ज करें ये वेव्स इस तरह प्रोपेगेट हो रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोपेगेशन, जिस जगह पर इस वाइब्रेटर के ज़रिए इनको पैदा किया गया है, अगर ये इस जाने प्रोपेगेट कर रहे हैं, अगर हम इसको इस रिपल टैंक में, इस ट्रे में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे इस तरह बिल्कुल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तो फिर वो इसी तरह वापस अपनी ही सम्मत में रिफ्लेक्ट होंगी और वो रिफ्लेक्शन हम यहाँ पर देख सकेंगे। लेकिन अगर हमें रिफ्लेक्शन इस तरह देखना हो थ्रू अ सर्टेन एंगल, तो फिर जब वो वेव्स पैदा हो तो हम एक सरफेस को इस तरह रखेंगे, अपराइट इस तरह, या इस जगह हम एक सरफेस को रखेंगे। तो अगर हम इस जगह सरफेस को रखेंगे तो वेव्स जब आएंगे तो वो उस एंगल से रिफ्लेक्ट होंगे। यहाँ पर आप देखें, फर्ज करें हमने ये सरफेस इस तरह रखा है और वेव्स ये इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे, इस तरह रिफ्लेक्ट होंगे, इन विच द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये पैटर्न जब यहाँ से वेव्स रिफ्लेक्ट होंगे इस एंगल से, तो ये पैटर्न हम यहाँ स्क्रीन पर देख सकेंगे। सो वेव्स हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। वेव की ये एक खासियत है कि उनके प्रोपेगेशन के रास्ते में जब कोई चीज आता है तो वो उससे रिफ्लेक्ट होती है, एंड इन दिस प्रोसेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 के बराबर ना हो तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। तो रिपल टैंक के जरिए हम रिफ्लेक्शन के अमल को आसानी से देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। Now, number 2 is refraction. The definition of refraction is the change in the direction and speed of waves. It's called refraction. जब वेव्स प्रोपेगेट करती है और इनके डायरेक्शन और स्पीड में तब्दीली आती है, ये तब्दीली असल में इस वजह से आती है जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करती है, तो इनके स्पीड और डायरेक्शन में तब्दीली को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रिपल टैंक में हम रिफ्रैक्शन को किस तरह ऑब्जर्व करेंगे, तो वही प्रोसेस है कि यहाँ पर फर्ज करें हमने वाइब्रेटर को वाइब्रेट किया और उसने वेव्स पैदा की और वो वेव्स इस तरफ आ रहे हैं। अब आप देखें, अगर हम इस ट्रे में, फर्ज करिए ये ट्रे का शक्ल है, अगर इस ट्रे में हम एक ऑब्जेक्ट को रखें जिसकी थिकनेस हो, यानी अब यहाँ पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा इस जगह पर जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ थिक हो, तो अब आप देखें यहाँ पर वाटर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी, यहाँ पर पानी की गहराई ज़्यादा है, यहाँ पर पानी की, तो ये डीप है, और यहाँ पर पानी की गहराई चूँकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, अब उसकी गहराई कम है, ये शैलो है।
शेलो। और जब वेव्स फ्रॉम डीपर एंड टू शेलो एंड मोशन करेंगे तो उनकी स्पीड में तब्दीली आएगी। जब वाटर डीपर जगह से, गहरी जगह से शेलो एंड की तरफ मोशन करते हैं तो उन वेव्स के स्पीड में तब्दीली आती है। तो इनके यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगा और यहाँ पर स्पीड कम होगा। डीप वाटर में वेव्स का स्पीड ज़्यादा होता है और शेलो में स्पीड कम होता है। तो यहाँ पर speed of water is decreasing as the speed of waves is decreasing as the waves moves from deeper to the shallow end. This change in the speed of waves को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन का ये अमल इस ट्रे में भी होगा और इस स्क्रीन पे वो जाहिर होगा कि स्क्रीन पर अगर यहाँ पर फर्ज करे ये ऑब्जेक्ट रखा है तो इस ऑब्जेक्ट से इस तरफ वेव्स इनका स्पीड ज़्यादा होगा और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेव्स आ रही है उनका स्पीड कम होगा। इसमें एक बात आप याद रखें, जो चीज़ हम इसमें रखते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो ओपेक नहीं होना चाहिए। अगर ओपेक हो तो फिर तो ये लाइट उससे नहीं गुजर सकती, फिर हम यहाँ पर इसकी जगह वेव्स को नहीं देख पाएंगे। तो ये चीज़ जो हम इस ट्रे में रखते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि उससे भी लाइट वेव्स गुजर सके और हम यहाँ पर ये वेव्स भी देख सके डीपर एंड वाले और ये शेलो एंड वाले वेव्स भी हम देख सके। तभी हम इनके फर्क को पहचान सकेंगे कि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगा वेव्स का और यहाँ पर वेव्स का स्पीड कम होगा। दिस चेंज इन द स्पीड ऑफ वेव्स, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन कैन आल्सो बी सीन through, it can also be observed by the help of Ripple tank. Now number 3 is diffraction. What is diffraction? The bending of waves along the edges of an obstacle is called diffraction. Definition number 1 and definition number 2 is the spreading of waves, the bending of waves when they are passed through an opening whose dimension is comparable with the wavelength of waves. इन दोनों को हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखें, फर्ज करें ये वेव्स, स्ट्रेट पीरियाडिक वेव्स पैदा हो रही है उस ट्रे में और ये इस तरफ मोशन कर रही है, ये पीरियाडिक वेव्स। अगर हमने इनके पाथ में एक दो ऑब्स्टिकल रखे दोनों तरफ से, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हमने इन इस ट्रे के दोनों सिरों पर दो ऑब्स्टिकल रखे पानी के सतह पर और हमने उनको यहाँ तक लाया, तो जब ये वेव्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो ये यहाँ पर इनमें बेंड पैदा होगी, ये बेंड हो जाएंगे। दिस बेंडिंग ऑफ वेव्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। अब ये इस पर इन्हिसार करता है, इस पर कि इसका डायमेंशन कितना है। अब देखिए, हम अब ऑब्जेक्ट्स को इस तरह भी रख सकते हैं कि इनका ओपनिंग और इनका डायमेंशन इतना हो, इतने खुले हुए हो। इसी तरह हम अगर इनको करीब एक दूसरे के साथ ले तो फिर वो रास्ता इस तरह इतना बच जाएगा। इसी तरह अगर हम और भी करीब ले तो वो ओपनिंग और भी डिक्रीज हो रही है, उसकी डायमेंशन। हम और भी करीब ले तो और भी वो हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर ये इसका साइज ज़्यादा हो तो फिर तो यहाँ पर वेव्स में बेंड पैदा होगी, वेव्स बेंड होंगे, लेकिन यहाँ पर वेव्स फिर स्ट्रेट हो जाएंगे, ज़्यादा बेंड पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर ये डायमेंशन हम कम कर ले, ये कितना कर ले, ये इतना रखे जितना इन वेव्स का वेवलेंथ है, ये वो वेव्स जो इनमें गुजर रही है जितना इन वेव्स का वेवलेंथ हो और डायमेंशन हम इतना रखें इसका, तो फिर जब ये वेव्स इनमें से गुजरेंगे तो फिर वो वेव्स मुकम्मल तौर पर बेंड होंगे सर्कुलर फॉर्म में। इस अमल को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स along the edges of an obstacle। जब ये इस ऑब्जेक्ट के इसके साथ गुजरते हैं तो इनमें बेंड पैदा होता है। इसके
एज के साथ, इसके इस एंड के साथ गुजरते हैं तो इनमें बेंड पैदा होता है। तो ये बेंड कम होगा अगर इसका डायमेंशन ज़्यादा हो, और ये बेंड ज़्यादा होगा अगर इसका डायमेंशन कम होता जाए। इस डायफ्रैक्शन को भी हम इसके ज़रिए देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वेव्स के रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल रखें यहाँ पर दरमियान में, तो फिर ये वेव्स जो गुजरेंगे इस तरह में, तो यहाँ पर वो वेव्स बेंड हो जाएंगे और वो बेंड हमें स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगा। उसके लिए शर्त कि हम उन ऑब्स्टिकल को ट्रैक के दरमियान में रखेंगे ताकि यहाँ पर भी वेव्स हो और इनके बाद भी वेव्स हो। यहाँ पर वेव्स अलग होंगे और इससे गुजरने के बाद, इस जगह से गुजरने के बाद यहाँ पर उनका पैटर्न तब्दील हो गया होगा। इस अमल को, इसको हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब यह है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन ये तीनों ही वेव्स के खुसूसियात है। रिफ्लेक्शन में वेव्स किसी जगह से टकरा कर वापस आ जाती है, रिफ्रैक्शन में वेव्स की स्पीड और डायरेक्शन में तब्दीली आती है, और डायफ्रैक्शन में वेव्स बेंड होते हैं जब वो किसी ऐसी जगह से गुजरती है जिसका डायमेंशन उनके वेवलेंथ के बराबर हो, तो फिर उसमें स्प्रेडिंग पैदा होती है, बेंडिंग पैदा होती है। दिस बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो ये तीनों हमने रिपल्टेंग के ज़रिए आसानी के साथ इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उम्मीद है रिपल्टेंग का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में with the MCQs of chapter number 10.